अब एक पल के लिए जरा सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि 1978 में जो देश 26% ज्यादा गरीब था, वो कुछ ही दशकों में 5 गुना ज्यादा अमीर बन गया? आज हम इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे दो विशाल देश, जिन्होंने लगभग एक ही जैसी स्थिति से अपनी शुरुआत की थी, वो आगे चलकर एकदम अलग आर्थिक रास्तों पर निकल पड़े। इस पूरी कहानी को हम 5 छोटे छोटे हिस्सों में समझेंगे। पहला, एक समान शुरुआत। दूसरा, चीन का मास्टर स्ट्रोक। तीसरा, भारत का लाइसेंस राज। चौथा, शिक्षा और 2 मॉडल। और अंत में फिर से बदलता खेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक समान शुरुआत। बात है 1960 से 80 के दशक की। अगर हम 1978 के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बड़ी ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। उस वक्त एक औसत भारतीय नागरिक असल में अपने चीनी समकक्ष के मुकाबले ज्यादा अमीर था। जी हाँ, चीन की प्रति व्यक्ति आय उस समय $155 थी और भारत की $210। मतलब शुरुआती लाइन पर भारत का पलड़ा भारी था। और सच कहूं तो यही बात चीन के बाद वाले इतने बड़े उभार को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। लेकिन अगर हम सिर्फ पैसों से हटकर थोड़ा बुनियादी ढांचे को देखें तो चीन उस वक्त बड़ी खामोशी से अपना एक बहुत बड़ा फायदा तैयार कर रहा था। वो था ह्यूमन कैपिटल और साक्षरता। 1980s में जहां भारत में साक्षरता दर सिर्फ 37% के आसपास थी, वहीं चीन करीब 64.4% के साथ अपनी नींव मजबूत कर चुका था। मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये बुनियादी साक्षरता बहुत जरूरी होती है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को मशीन के मैनुअल पढ़ने होते हैं, निर्देश समझने होते हैं, और चीन यहीं पर सबसे बड़ी बाजी मार रहा था। और यहीं से आता है हमारा दूसरा हिस्सा, चीन का मास्टर स्ट्रोक। 1970s के दशक के आखिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा गेम बदल दिया। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1978 में डेंग शाओपिंग ने चीन की कमान संभाली और एक ओपन डोर पॉलिसी लागू कर दी। उन्होंने दुनिया भर के लिए चीन के बंद दरवाजे खोल दिए। 1985 तक आते आते उन्होंने विज्ञान और तकनीक पर पूरा जोर लगा दिया। लेकिन जो असली मैजिक हुआ ना, वो 1992 से 2002 के बीच हुआ, जब उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ बनाए। उन्होंने इतनी तेजी से काम किया कि शेंजन जैसे धूल भरे छोटे गांव रातों रात चमचमाते एक्सपोर्ट हब में बदल गए। अब आप शायद सोचें कि एप्पल और फोर्ड जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां चीन ही क्यों गईं? खैर, वो यूं ही वहां नहीं पहुंच गई थी। चीन ने उन्हें एक ऐसा इकोसिस्टम दिया जिसे मना करना लगभग नामुमकिन था। सब कुछ पहले से तैयार, न्यूनतम नियमों वाले इंडस्ट्रियल जोन्स, सस्ता और लचीला लेबर मार्केट, हाई स्पीड ट्रेनें और एकदम नए पोर्ट्स। विदेशी कंपनियों को बस अपना डिजाइन लाना था, बाकी हर चीज पर उन्हें भारी टैक्स छूट और सुविधाएं मिल रही थीं। इसी दौरान हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, भारत का लाइसेंस राज। जहां एक तरफ चीन दुनिया के लिए रेड कार्पेट बिछा रहा था, भारत उसी वक्त एक अलग ही जाल में उलझा हुआ था, लाल फीताशाही यानी रेड टेप। इसे हम लाइसेंस राज के नाम से जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है या अपनी ही फैक्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा सामान बनाना है, तो आपको सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते थे। इतने सारे कोटाज, टैरिफ्स और सख्त नियम थे कि ये सिस्टम एक तरह से उन उद्यमियों को सजा दे रहा था जो कुछ नया या ज्यादा करना चाहते थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? विदेशी निवेश देश से बिल्कुल दूर रहा। जहां 1980 के दशक में चीन और बाकी एशियन टाइगर्स डबल डिजिट ग्रोथ की रफ्तार पकड़ रहे थे, वहीं भारत की GDP ग्रोथ सिर्फ 3.5% पर रेंग रही थी। ये ग्रोथ इतनी सुस्त थी कि उस वक्त के पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने इसका मजाक उड़ाते हुए इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम दे डाला था। चलिए अब चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, शिक्षा और 2 मॉडल। इन दोनों देशों के रास्तों के अलग होने की एक बहुत बड़ी वजह इनका एजुकेशन सिस्टम था। दोनों देशों ने मानव पूंजी को लेकर बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां अपनाई। चीन ने बॉटम अप अप्रोच अपनाया। उन्होंने अपनी सारी ताकत प्राथमिक शिक्षा पर झोंक दी ताकि एक विशाल पढ़ा लिखा ब्लू कॉलर वर्कफोर्स तैयार हो सके जो सीधे फैक्ट्रियों में काम कर सके। दूसरी तरफ भारत का अप्रोच टॉप डाउन था। भारत ने IIT जैसे बड़े और एलीट संस्थानों पर फोकस किया। इससे हुआ ये कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स तो आ गए, लेकिन वो टॉप टियर वर्कफोर्स संख्या में बहुत छोटा था। ये गैप कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए बस ये आंकड़ा देखिए। चीन के 25% छात्र वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा ले रहे थे, जो सीधे फैक्ट्री के लिए तैयार थे, जबकि भारत में ये आंकड़ा सिर्फ 2% था। बिल्कुल सिर्फ 2%। यही वो वजह है कि चीन ने करोड़ों फैक्ट्री जॉब्स बड़ी आसानी से भर लिए, जबकि भारत को कुशल मैन्युफैक्चरिंग कारीगरों के लिए बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा। और इन सब नीतियों का मिला जुला परिणाम इन 2 अलग अलग ताकतों के रूप में सामने आया।
चीन का कोर इंजन बना मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट, जिसे वहां की सेंट्रलाइज्ड सरकार पूरी ताकत से चला रही थी। वहीं भारत बना आईटी और सर्विस सेक्टर का हब, जिसकी ताकत थी हमारी डेमोक्रेसी, उद्यमिता और हमारी अपनी विशाल घरेलू खपत। साफ शब्दों में कहें तो एक दुनिया का कारखाना बन गया और दूसरा दुनिया का बैक ऑफिस। इस पूरी स्थिति को हर्ष गोयनका का ये कोट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। चीन दिखाता है कि अनुशासन और दिशा क्या हासिल कर सकती है। भारत को अब ये दिखाना होगा कि लोकतंत्र और विविधता क्या कर सकती है। ये शब्द 20वीं सदी के उस पूरे दौर की फिलॉसफी को एकदम सटीक तरीके से बयां करते हैं। अब इन सब अलग अलग रणनीतियों का असर देखिए, जो दशकों बाद सामने आया। 2015 तक आते आते चीन की प्रति व्यक्ति आय करीब $7,925 पहुंच गई और भारत की लगभग $1,582। याद है ना 1978 में भारत आगे था? वो पूरी कहानी अब एकदम पलट चुकी थी। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम आते हैं अपने पांचवें और सबसे रोमांचक हिस्से पर, फिर से बदलता खेल, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का चेस बोर्ड एक बार फिर से सज रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1991 में। उस वक्त देश के पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। हालत इतनी खराब थी कि हमें अपना सोना तक एयरलिफ्ट करके गिरवी रखना पड़ा। लेकिन इसी बड़े संकट ने एक नए युग की शुरुआत की। भारत ने आखिरकार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। और वही फैसले आज हमें इस चाइना +1 के दौर में फायदा पहुंचा रहे हैं। दुनिया भर के बड़े ब्रांड्स अब ये समझ चुके हैं कि अपना सारा प्रोडक्शन सिर्फ एक ही देश में रखना बहुत बड़ा रिस्क है। जरा सोचिए, 2018 से 2022 के बीच अमेरिका ने चीन से मशीनरी का आयात 28% कम कर दिया है, जबकि भारत से यह आयात 70% बढ़ा है। मेक इन इंडिया और PLI जैसी स्कीम्स अब दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों को तेजी से भारत की तरफ खींच रही हैं। और इसमें भारत का सबसे बड़ा हथियार क्या है? ये डेटा पॉइंट देखिए। आज भी भारत का करीब 40% वर्कफोर्स खेती में लगा हुआ है, जबकि चीन में ये सिर्फ 15% है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत के पास अभी भी एक बहुत बड़ा युवा और अनटैप्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो खेती से निकलकर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में आने के लिए एकदम तैयार है। तो आज हम 21वीं सदी के एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट के बीच खड़े हैं। एक तरफ चीन है, जो अब तेजी से बूढ़ी होती आबादी और बढ़ती लेबर कॉस्ट से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ है एक युवा भारत, जो दुनिया भर से आ रही इस नई मैन्युफैक्चरिंग वेव को पकड़ने के लिए आक्रामक तरीके से अपना ग्लोबल फैक्ट्री इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। तो अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये विशाल युवा वर्कफोर्स और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ये नया अग्रेसिव पुश 21वीं सदी को सच में भारत की सदी बना पाएगा? ये बहुत ही गहराई से सोचने वाली बात है, क्योंकि अर्थशास्त्र और जियोपॉलिटिक्स का ये ऐतिहासिक बदलाव आज हमारे और आपकी आंखों के सामने ही घटित हो रहा है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।